आज के एमसीक्यू सेशन में हम इंडियन हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल से 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे एंड इसके वाया इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को क्विकली रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। एंड अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगता है तो उन सभी के साथ इसको शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, द मच अवेटेड स्लीपी क्लासेस क्रैश कोर्स इज गोइंग टू बी लाइव सून। बहुत जल्दी यहाँ पे क्लासेस शुरू होने वाली हैं, एडमिशंस ऑलरेडी ओपन हैं। आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे यहाँ पे ये कोर्स मिलेगा जहाँ पे सारी ये फैसिलिटीज हैं। आपको कूपन कोड दीपावली यूज करने पे इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल रहा है, सो हरी अप। दीपावली कूपन कोड हमारे इंडिविजुअल क्रैश कोर्सेस जैसे कि हिस्ट्री का इंडिविजुअल क्रैश कोर्स है, जनरल स्टडीज का, उस पे भी आपके लिए ये ऑफर वैलिड है। इनफैक्ट स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे दीपावली कूपन कोड यूज करने पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है, सो हरी अप। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन होम रूल मूवमेंट के पर्टेनिंग है। हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछा है कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वे करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि होम रूल मूवमेंट की डिमांड थी होम रूल या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सेकेंड में लिखा है एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स एंड जो साउथ के नॉन ब्राह्मण्स हैं दे डिड नॉट ज्वाइन दी होम रूल लीग मूवमेंट। थर्ड में लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना और भूलाबाई देसाई जो हैं ये तिलक के होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि लंदन में एस्टेब्लिश की गई, ये एनी बेसेंट की होम रूल लीग की ही एक विंग थी। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ए बी सी डी, 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। सो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे यहां पर केवल स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है ना, या ट्रू है। रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट और फॉल्स। दिस मेक्स A as our correct answer, that is only one statement is correct. So यहाँ पे A हमारा आंसर हुआ। So होम रूल मूवमेंट की शुरुआत 1916 में हुई एंड आप देखेंगे कि होम रूल मूवमेंट आयरिश होम रूल लीग से इंस्पायर्ड था। यहां पे डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस और सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर। डोमिनियन स्टेटस लाइक the practice in the colonies like Canada and the Australia. So यहाँ पे complete independence की डिमांड नहीं थी। इसीलिए आप देखोगे कि होम रूल मूवमेंट जो है उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो होम रूल मूवमेंट 1916 में इसकी शुरुआत हुई। 2 इसकी विंग्स थी, एक तिलक की विंग जिसके हेडक्वार्टर्स पूना में थे और तिलक की विंग के आप देखेंगे देयर वर 6 ब्रांचेस एंड दे वर स्प्रेड अक्रॉस सेंट्रल प्रोविंसेस महाराष्ट्र एक्सेप्ट फॉर बॉम्बे जहां पे एनी बेसेंट की लीग की ब्रांच थी एंड कर्नाटका के कुछ एरियाज में। रेस्ट ऑल एरियाज हैड एनी बेसेंट लीग। एनी बेसेंट की लीग की फाउंडेशन सितंबर 1916 में रखी गई। इसके हेडक्वार्टर्स मद्रास में थे एंड जॉर्ज अरुण डाले जो हैं वे इसके जनरल सेक्रेटरी थे। बाकी इंपॉर्टेंट लीडर्स में BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर थे। यहाँ पे डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस, स्वराज हासिल करना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने डिमांड किया लाहौर सेशन ऑफ 1929, इसको ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना, भूलाबाई देसाई ये एनी बेसेंट की लीग से जुड़े हुए हैं। वहीं पे है ना NC केलकर वगैरह जो हैं वे तिलक की लीग से जुड़े हुए हैं। सो इसीलिए आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस एस्टेब्लिश की गई, ये 1905 में एस्टेब्लिश की गई और यहां पे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं वे इन्वॉल्व थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और आगे चल के आप देखेंगे कि VD सावरकर हैं, लाला हरदयाल हैं, वे भी इसके मेंबर्स रहे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग 1916 में शुरू हुई और आप देखोगे कि इनका आपस में कोई कनेक्शन एज सच नहीं था, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। नाउ कमिंग टू सेकंड स्टेटमेंट जो कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आप देखेंगे कि जो एंग्लो इंडियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, नॉन ब्राह्मण्स हैं, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ होम रूल, इसीलिए इन्होंने होम रूल लीग को ज्वाइन भी नहीं किया। Now why they were not in favor? क्योंकि इन्हें लगता था होम रूल मीन्स रूल ऑफ हिंदू मेजॉरिटी स्पेशली दी अपर कास्ट हिंदूज और इसीलिए इसके अगेंस्ट थे। तो यहां पे A इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हैं जिन्हें हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है स्टार्टिंग फ्रॉम दी अर्लीस्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लॉन्च, दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, रॉलेट एक्ट
का पासिंग एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट। आपको यहाँ पे 4 कोड्स दिए हैं, ओनली वन ऑफ दीज इज योर आंसर। सो फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिए। सो यहां पे हम क्या देखेंगे कि रॉलेट एक्ट, जिसको हम सेडिशन एक्ट या एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 के नाम से भी जानते हैं, ये मार्च 1919 में पास किया गया बाय द इंपीरियल लेजिस्लेचर, दो every Indian member of the central legislature or the imperial legislature opposed it, and all the Indian members of the central legislature resigned because it was passed without their consent. रॉलेट एक्ट या सेडिशन एक्ट जो है ये सेडिशियस एक्टिविटीज से डील करने के लिए पास किया गया, और यहाँ पे सिडनी रॉलेट जो है उनके अंडर में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, सेडिशन कमेटी, उसी के रिकमेंडेशंस पे ये एक्ट पास किया गया। दरअसल 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सेडिशियस एक्टिविटीज से डील करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो उनको चाहिए था यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव। एंड पोस्ट वॉर सिनेरियो जो है वो काफी वॉलेटाइल था, लोगों में ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति बहुत गुस्सा भरा हुआ था। चारों तरफ आपको इकोनॉमिक मिजरीज नजर आएंगी, है ना, उसी के साथ में फ्लू एंड ऑल दीज कंडीशंस वर देयर। तो अब इनसे कैसे डील किया जाए, तो यहाँ पे एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, सिडनी रॉलेट कमेटी या सेडिशन कमेटी, एंड रॉलेट एक्ट पास किया गया मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट के तहत जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन, अगर उनको सस्पिशन है तो भी, एंड उसे जेल में रख सकती थी फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 years विदाउट ट्रायल। It was basically violation of the very fundamental principle of habeas corpus. जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे तो आप यहां पे देखेंगे कि माहौल जो है वो काफी वायलेंट हो गया। अब ऐसे ही जो प्रोटेस्ट हैं उनके चलते सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग अपने लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कर्फ्यू लगा हुआ है। अब यहाँ पे जनरल डायर, रेजिनाल्ड डायर जो हैं, वे पंजाब के देन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की डायरेक्शंस पे यहाँ पहुंचे। उन्होंने जो एक सिंगल एग्जिट है उसे भी बंद कर दिया एंड लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई, हजारों लोग मारे गए। ये है जलियांवाला बाग मैसेकर। नाउ अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको ध्यान होगा ये 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया, और यहाँ पे आइडिया ये था कि वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, वी विल विड्रॉ एवरी काइंड ऑफ कोऑपरेशन एंड दस मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश टू रूल अस एंड दस प्रेशराइज देम टू एक्सेप्ट अवर डिमांड ऑफ स्वराज और सेल्फ गवर्नेंस। तो हम इनके स्कूल्स, कॉलेजेस, गुड्स, कोर्ट्स, थाना, है ना, काउंसिल, हर चीज को कंप्लीटली बॉयकॉट करेंगे। गांधी जी का कहना था कि नॉन कोऑपरेशन का प्रोग्राम अगर ढंग से फॉलो किया जाता है, सत्याग्रह की जो टेक्टिक्स हैं, ट्रुथ एंड अहिंसा, इन पर अटल रहकर, तो स्वराज जो है वो 1 साल के विदिन अटेन किया जा सकता है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है ये खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा रही, और आप देखेंगे इट वॉज इन नवंबर 1919। सो यहां पे आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ, 3, 4, 2, 1, दैट इज बी शुड बी योर आंसर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी तक 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं, कितने बच्चों के ये क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के डिस्कशन में कोई भी डाउट है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, ये किसी के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है, तो प्लीज उनके साथ में जरूर इसको शेयर कीजिएगा और हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे हमें कुछ प्लान्स दिए हैं और उनके प्रोविजंस। हमें बताना है कि दिए गए प्लान और की प्रोविजंस जो हैं उनमें से कितने, हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड। ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेविल प्लान एंड कैबिनेट मिशन। ऑगस्ट ऑफर के सामने लिखा है कि पहली बार कांग्रेस की जो डिमांड थी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। बी में लिखा है क्रिप्स मिशन के सामने कि यहां पे गवर्नर जनरल जो है उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वे अपने वीटो पावर को मिनिस्टर्स की एडवाइस पे इस्तेमाल करेंगे। वेविल प्लान के सामने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर जो है वो सोलली इंडियन हैंड्स में होगा। कैबिनेट मिशन के सामने लिखा है इंडिविजुअल प्रोविंसेस जो हैं वे अपने
रीजनल यूनियंस फॉर्म कर सकती थी अपने अकॉर्डिंग। नाउ यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आप देखेंगे ए इज करेक्टली मैच्ड एंड बाकी सब जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, यानी अगेन हमारा आंसर जो है वो है ए, दैट इज ओनली 1। सो आप यहां पे देखेंगे 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जो इनिशियल पीरियड है उसमें एलाइड पावर्स ब्रिटेन और उसके जो एलाइज हैं दे फेस्ड सेवरल रिवर्सल्स एट द हैंड ऑफ द जर्मन फोर्सेस, और यहाँ पे एलाइड प्रेशर था और उसी के चलते ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ये महसूस हुआ कि हमें इंडियन लीडर्स के कोऑपरेशन की जरूरत है। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एफर्ट्स में इंडियन लीडर्स के कोऑपरेशन को सीक करने के लिए उस समय जो वाइसरॉय हैं लिनलिथगो, उनके द्वारा ऑगस्ट ऑफर जो है ये लाया गया। इट वॉज इन 1940, ठीक है। और यहां पे पहली बार कांग्रेस की जो डिमांड है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। बट हाँ, यहाँ पे क्लियरली ये नहीं बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें किस तरीके से चूज किया जाएगा, प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं उन्हें कैसे चूज किया जाएगा, प्रोविंसेस जो हैं वहां से मेंबर्स को किस तरीके से चूज किया जाएगा, इसकी कोई बात नहीं हुई। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942 में भारत पहुंचा और अब तक सिचुएशन काफी बदल चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए एंड यूएसएसआर की भी एंट्री हो चुकी थी फ्रॉम द एलाइड पावर साइड। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखें, हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तो जापानीज फोर्सेस जो हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। बर्मा ऑक्यूपाई किया जा चुका था और हमारे नॉर्थ ईस्ट को कभी भी ऑक्यूपाई किया जा सकता था। और अगर ऐसी सिचुएशन बन पड़ती है तो इंडियन लीडर्स और इंडियन लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, है ना, वो रिस्क नहीं ले सकते थे। तो क्रिप्स मिशन जो है उसको भारत भेजा गया। और आप यहाँ पे देखेंगे क्रिप्स मिशन जो है यहाँ पे कहा गया कि पोस्ट वॉर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जिसमें सभी इंडियंस होंगे। ये भी बताया गया कि प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होंगे, प्रोविंसेस के मेंबर्स जो हैं वो आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। यहाँ पे ये सारी बातें भी हुई कि डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया जाएगा। अगर कोई प्रोविंस जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती तो उनको राइट टू सेसेशन दिया गया। ये सारे प्रोविजंस थे। गवर्नर जनरल के जो पावर हैं, इनफैक्ट वी शुड राइट हियर वाइसरॉय, है ना, दे वर इंटैक्ट, उनको कुछ छेड़ा यहाँ पे नहीं गया था। इनफैक्ट आप देखोगे वेवेल प्लान जो है या है ना शिमला प्लान ऑफ 1945, इसमें ये बात हुई थी कि जो वाइसरॉय हैं वे अपने वीटो पावर को अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस पे इस्तेमाल करेंगे। सो बी जो है उसमें वाइसरॉय के पावर इंटैक्ट थे क्रिप्स मिशन में, इसीलिए ये इनकरेक्ट है, दिस इज फॉल्स। वेवेल प्लान जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर के था और आप यहां पे देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कोई बिजनेस एज सच नहीं था, है ना, तो ये इंटरचेंज हुआ है बेसिकली, तो इसीलिए सी जो है वो भी फॉल्स है। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से 3 रीजनल ग्रुपिंग्स जो हैं, है ना, वो बनाई गई थी प्रोविंसेस की और इनको ज्वाइन करना कंपलसरी था। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोविंसेस जो हैं उनको छूट नहीं दी गई थी कि वे अपने हिसाब से रीजनल यूनियन बनाएं, नो। तो आप यहाँ देखेंगे डी जो है ये फॉल्स है। बाकी आप इन सभी को ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, है ना, अच्छे से। एंड आप ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड इट इज पर्टेनिंग टू द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946 और द रिन म्यूटिनी ऑफ 1946। पहले में लिखा है कि जो म्यूटिनियर्स हैं, जो इंडियन नेवल रेटिंग्स हैं, उनकी डिमांड थी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर्स हैं उन्हें आप रिलीज कीजिए और इंडोनेशिया में जो इंडियन ट्रुप्स हैं उन्हें भी वहां से विड्रॉ कीजिए। सेकेंड में लिखा है कि ये जो म्यूटिनी है इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा ही सपोर्ट किया गया। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि रिन म्यूटिनी के बाद कैबिनेट मिशन को भारत डिस्पैच किया गया। फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि रिन म्यूटिनी को इंडियन सिविलियंस, वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। नाउ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, दी थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, दी फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू,
but the second statement is false. That is, the correct answer is C, 3 only. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सो आप देखेंगे रिन म्यूटिनी जो है ये 18 फेब 1946 से लेकर के 22 फेब 1946 तक चली. सो जो इंडियन नेवल रेटिंग्स हैं, दे प्लेड द की रोल इन दिस पर्टिकुलर म्यूटिनी. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो इंडियन नेवल रेटिंग्स जो रॉयल इंडियन नेवी है उसमें सबऑर्डिनेट पोजीशन पे थे. इनका मास रिक्रूटमेंट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, बट अब इनको खबर मिल रही थी कि सून मेनी ऑफ देम विल बी डिसबैंडेड, दे विल बी जॉबलेस. ऊपर से आप देखोगे कि ये बहुत टाइम से डिस्क्रिमिनेशन भी फेस कर रहे थे. इन्हें जो खाना दिया जाता था, जिस तरीके के बैरक्स में ये रहते थे, या इनके सीनियर्स जो हैं वे इनके अगेंस्ट रेसिस्ट स्लर्स यूज करते थे. अब ऐसे में आप यहाँ पे देखेंगे माहौल में बहुत गर्मा गर्मी थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और इसके बाद इंडियन नेवल है ना, जो रेटिंग्स हैं उनके अपने ग्रीवांसेस थे, और उधर इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स हैं उनका ट्रायल भी चल रहा था, रेड फोर्ट ट्रायल. तो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स चल रहे थे एंड इधर आप देखोगे नेवल रेटिंग्स जो हैं उनमें भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी. और ऐसे में HMIS तलवार जो कि बेसिकली बॉम्बे नेवल बेस पे थी, यहां पे एक जो नेवल रेटिंग है BC दत्त, उन्होंने उस पे लिख दिया क्विट इंडिया. और यहीं से आप देखोगे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी या रिन म्यूटिनी की शुरुआत होती है. बॉम्बे हार्बर से ये शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते 20 से ज्यादा जो हार्बर्स हैं, है ना, कराची से लेके कैलकाटा तक ये स्प्रेड हो गई और सभी रेटिंग्स से इसमें पार्टिसिपेट किया. आगे चल के आप देखोगे कि रेटिंग्स को इंडियन एयरफोर्स जो है उसका भी सपोर्ट मिला, और जो सिविलियंस हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर रेटिंग्स को सपोर्ट दिया. अब इन रेटिंग्स की डिमांड क्या थी? एक तो वही कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म कीजिए, इमीडिएट कॉज तो यही था. और इसके अलावा इन्होंने अपने डिमांड्स को एक्सपांड किया और इसमें कहा कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर्स हैं उनको आप इमीडिएटली रिलीज कीजिए, और जो इंडियन ट्रूप्स इंडोनेशिया में भेजे गए हैं टू रीऑक्यूपाई दोज एरियाज बिकॉज दीज एरियाज हैड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप उन्हें इमीडिएटली विड्रॉ कीजिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है. आप देखेंगे रिन म्यूटिनी जो है इसे ना ही कांग्रेस ने सपोर्ट किया ना ही मुस्लिम लीग ने. केवल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अरुणा असफ अली है, उनका सपोर्ट रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी को मिला. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स हैं उनका मानना था कि ऑलरेडी द ब्रिटिशर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग, और इस समय इस तरीके का जो इनडिसिप्लिन है आर्म्ड फोर्सेस में उसको सपोर्ट करना सही नहीं होगा, अदरवाइज पोस्ट इंडिपेंडेंस ये हमारे लिए दिक्कत बन जाएगी. तो आप देख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की यहां पे बात करें तो आप देखेंगे कि 18 फेब 1946 को रिन म्यूटिनी जो है इसका स्टार्टिंग हुआ, एंड 19 फेब द वेरी नेक्स्ट डे द कैबिनेट मिशन वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली. मार्च में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा एंड मई 1946 में इन्होंने अपना प्लान हमें दिया कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट के अलावा सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वे आपके फॉल्स हैं. बाकी आप यहां पे और अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं. अगर हम यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कहीं डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा, एंड सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा. सो यहां पे कराची रेजोल्यूशन की बात हुई है विच वॉज अडॉप्टेड एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेशल सेशन, है ना, इन 1931. कि कराची रेजोल्यूशन which was adopted in the Karachi session of Indian National Congress 1931, it supported state ownership and control of key industries. यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविजन था. इसने दिल्ली पैक्ट को या गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया, सपोर्ट किया. और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्टेड फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के जो रेजोल्यूशंस हैं उनको ड्राफ्ट किया गया था. हाउ मेनी इज और आर करेक्ट? सो आप देखेंगे मार्च 1931 कराची सेशन of INC, it was held
and it was in the backdrop of the Gandhi-Irwin Pact. The Gandhi-Irwin Pact of 5th March 1931, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं क्योंकि इनके बीच में दिल्ली में मीटिंग हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे गांधी जी जो हैं उन्होंने कहा था कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे और इसी के साथ में हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ दिल्ली पैक्ट जो है इसको कराची सेशन में बिल्कुल एंडोर्स किया गया। दिस सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड यहां पे नेहरू जी के द्वारा ड्राफ्टेड जो फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के रेजोल्यूशंस हैं इन्हें भी अडॉप्ट किया गया। सो आप देख सकते हैं 3rd and 4th जो हैं वे करेक्ट हैं। एज फार एज द फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन इज कंसर्न्ड, आप यहां देख सकते हैं अदर प्रोविजंस में यहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसका भी मेंशन था। और अगर हम इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के रेजोल्यूशन की बात करें तो यहां पे बहुत क्लियरली लिखा है स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो इसके बेसिस पे हम यहां पर कह सकते हैं बहुत ही क्लियरली ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट with respect to the Karachi resolution which was adopted in the Indian National Congress 1931 session. So this is all from my side for today. Do let me know आपको सेशन कैसा लगा and a humble reminder, हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बहुत जल्दी लाइव होने वाला है। एडमिशंस ऑलरेडी ओपन हो गए हैं। आपको यहाँ पे बस दीपावली कूपन कोड यूज करना है एंड इंस्टेंटली 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सारी जो फैसिलिटीज आप यहाँ देख रहे हैं ये आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी विद स्पेशल क्लासेस ऑन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट एंड मैप्स। हिस्ट्री का इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है जहां पे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम कंप्लीटली हिस्ट्री को कवर करेंगे, तो आप चाहें इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय साइड इन एडवांस।